नमस्कार मित्रों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ITSN में आपका स्वागत करता है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 के अंदर विज्ञान, और इस विज्ञान के अंतर्गत विशेष रूप से आज हम बात करेंगे गति एवं गति के समीकरण। 3 समीकरण होते हैं गति के, और गति क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। भौतिक अवस्था के अंदर 2 अवस्थाएं पाई जाती है, एक तो विश्राम अवस्था और दूसरी गतिज अवस्था। गतिज अवस्था को आगे और 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है एक समान गति जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, और दूसरी होती है असमान गति जो समय के साथ परिवर्तित होती है। असमान गति के भी आगे 2 भाग हैं, त्वरण गति और बंधन गति। तो इस प्रकार ये गति के अलग अलग प्रकार है। समान त्वरणीय गति है, असमान त्वरणीय गति है, समान मंदित गति है और असमान मंदित गति। गति के समीकरण, पहला समीकरण v = u + at। द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at²। इसके बारे में विस्तार से हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। और तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। कुछ चीजें यहाँ पे जो है हम जान सकते हैं। जहां पर u है उसका मतलब वस्तु की प्रारंभिक गति, v वस्तु की अंतिम गति, t प्रारंभिक गति से अंतिम गति तक आने में लगा गया समय, और a जो है वह त्वरण को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये गति के 3 प्रारंभिक नियम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गति जिसके अंदर हमें विस्थापन जो है वह दृष्टिगोचर होता है, वो गति होती है। अलग अलग प्रकार की गति आपके सामने चित्र में है। इस विषय को पढ़ने से हमें लाभ क्या होगा, यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ने के लिए ही हमें पढ़ना है ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारी पढ़ाई का कुछ प्रयोग हम अपने ज्ञान में कर पाए तो वह ज़्यादा रहेगा, उचित रहेगा, लाभप्रद रहेगा। तो इस विषय का लाभ है, इससे हम हवा की गति को माप सकते हैं, जटिल गति में चलने वाले वस्तुओं के बारे में पढ़ सकते हैं, धरती की जो चाल होती है 2 तरह की होती है उसके बारे में हम सीख सकते हैं, और विभिन्न गतिमान वस्तुएं, गाड़ियां हैं, बसेज हैं, ट्रेन हैं, इनकी गति को हम माप सकते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। विश्राम अवस्था। कोई वस्तु विश्राम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव न हो रहा हो। गतिज अवस्था, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो किसी एक बिंदु के सापेक्ष, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिंदु के सापेक्ष होना चाहिए, तब यह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाई जाएगी। गतिज अवस्था के अलग अलग तरह के प्रारूप हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। घूर्णन गति गोलाकार पथ पर होती है, रेखीय गति का पथ रेखीय होता है, और कंपन गति जो है वो दोलन पथ करती है, ऑस्किलेटिंग करती है तरंगों के रूप में। इसके बाद 2 प्रकार की राशियां हैं आपके पास जिसका भौतिक में अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा न हो तब यह इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी, जैसे कि भार 2 किलो, 4 किलो, आयतन 2 लीटर, 3 लीटर। तो ये इस तरह की भौतिक इकाइयां हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की दिशा बताने की हमें आवश्यकता नहीं होती है कि पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है। इसी तरह से चाल और दूरी जो है यह भी अदिश राशियां हैं। इन राशियों के अंदर दिशा को दर्शाने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। दूसरी तरह की राशि होती है सदिश राशि। सदिश राशियों की विशेषता है कि इन भौतिक इकाइयों का परिमाण भी होता है, मोल भी होता है एवं दिशा दोनों ही होती है, जैसे कि वेग और विस्थापन। तो वेग जो है इसके अंदर भी दिशा की महत्वपूर्णता है, और विस्थापन जो है इसके अंदर भी दिशा का अपना एक अलग महत्व है। दूरी तथा विस्थापन। अब यहां हम देखते हैं बिंदु ए से लेकर बी तक जो है एक वस्तु ट्रेवल कर रही है, तो उसके अंदर देखिए आप, एक तो ये सीधा रास्ता है और दूसरा प्रारंभिक स्थिति ए है और ये
इस तरह से घूमकर बिंदु बी तक आ रहा है। तो दो तरह के इसके अंदर रास्ते। वास्तविक पथ कौन सा है? जिस पर यह व्यक्ति ए से लेके इस तरह से वक्राकार स्थिति से होते हुए ये बी बिंदु तक पहुंचता है। ये बी बिंदु है, तो यह वास्तविक पथ है और इसका माप जो है इसकी दूरी कहलाएगी कि इसने ए से लेकर बी तक पहुंचने में कितनी दूरी को तय किया। तो दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होती। जैसे कि रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो यहाँ पर 65 किलोमीटर का स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो किस दिशा के अंदर जा रही है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। अब देखिए यहाँ से ए से बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है यहाँ से सीधी, इसे हम कहेंगे विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा और मापन दोनों होती है। उदाहरण के लिए रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, तो इसके अंदर दिशा आपको स्पष्ट पता लग रही है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, जैसा कि गोलाकार पथ में होता है। ये सर्कुलर आपके पास पथ यहाँ है, इसके अंदर व्यक्ति जो है ए से लेकर एक पूरा चक्कर लेकर बी बिंदु तक वापस आता है, क्रॉस करते वापस ए बिंदु पे आ जाता है। जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहां से वहां पर वापस आ जाता है। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति भी ए है और इसकी अंतिम स्थिति भी ए ही है। हालांकि इसने दूरी तय की है, वो दूरी किसके बराबर होगी? वो दूरी होगी वृत्त की परिधि के बराबर 2 पाई आर के बराबर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो इसका विस्थापन कितना होगा? इसका विस्थापन होगा शून्य। शून्य क्यों होगा? क्योंकि इसने स्टार्ट ए से किया था और प्रारंभिक स्थिति इसकी ए थी और इसकी अंतिम स्थिति कौन सी है? वो भी ए ही है। तो उसके अंदर स्थिति के अंदर कोई अंतर नहीं आया, इसलिए जो है इसका विस्थापन जो है वो शून्य होगा और जो दूरी तय की है वो 2 पाई आर की है। तो इस तरह से आज हमने दूरी, विस्थापन और गति के नियम के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी हासिल की।